हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसे कि दोस्तों हम पॉलिटी को रिवीजन कर रहे थे, उसमें जो मूल अधिकार वाला चैप्टर है उसमें हमने जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम ये जानेंगे कि जो आर्टिकल 32 के तहत तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, और आर्टिकल 26 226 226 उसके तहत हम जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हमने ये भी जाना, ये मैंने सारे जो पिछला जो वीडियो है उसमें सब बताया अच्छे से, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट से देख लेना, ठीक है नहीं। और जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनके तो समझ में आएगा ही, जो लगातार कर रहे हैं क्लास को। और जो लोग नए देख रहे हैं वीडियो, तो बाकी सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। पीसीएस के नाम से, रिवीजन फॉर मतलब पॉलिटी रिवीजन फॉर पीसीएस के नाम से, ठीक है नहीं। और पॉलिटी रिवीजन फॉर आईएएस है तो वहाँ भी आपको चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, तो वहाँ से भी कर सकते हैं कवर। अब हम देखेंगे कि यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है और वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रेट जारी कर सकता है, या हाई कोर्ट कितने प्रकार की रेट जारी कर सकता है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे, ठीक है नहीं। एक मिनट रुकिए। तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति आर्टिकल जो 32 है उसके तहत कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि माय लॉर्ड, मेरे मूल अधिकारों का हनन हो गया, ठीक है नहीं। ये मेरे मूल अधिकार का हनन है ये बात। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैविस कॉर्पस बोला जाता है, एक परमादेश जिसे मैंडेमस बोला जाता है, प्रतिषेध प्रोहिबिशन बोला जाता है, उत्प्रेषण यानी कैरियशरी आपके पास बोला जाता है, अधिकार प्रच्छा क्यो वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। क्या है ये रिट? ये रिट जो है हमने कहाँ से लिए, मैंने उस समय आपको बताया था जब विदेशों कौन कौन सी बातें हमने अन्य देशों के संविधान से लिए हैं। तो ये रिट का जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कानून से, ठीक है नहीं। वहाँ पर इसे जो है विशेषाधिकार रिट कहा जाता है या न्याय का झरना कहा जाता है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 5 प्रकार की रिटों में जो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सशरीर हमारे सामने उपस्थित हो, ठीक है नहीं। ये कब जारी होती है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश जारी करता है कि बंदी को 24 घंटे के अंदर जो है हमारे सामने उपस्थित करें। यानी अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश नहीं कर रही पुलिस, तो उसका वकील व्यक्ति का कोर्ट में ये रिट जारी कर मतलब याचिका डाल सकता है कि माय लॉर्ड, अनुच्छेद 32 के तहत याचिका डाल सकता है कि मेरे मूल अधिकार का हनन हुआ है, ठीक है नहीं। तब कोर्ट जो है कौन से अधिकार का, क्योंकि ये बताइए कौन सा अधिकार है आपका, 24 घंटे के अंदर ही आपको कोर्ट के सामने व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है, ठीक है नहीं। तो ये अधिकार, इस अधिकार का हनन हुआ है और अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपके पास है, ठीक है नहीं। इसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद 22 क्या, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं करती, तो कौन सा मूल अधिकार का हनन हो गया? आपका अनुच्छेद आर्टिकल 22 का। तो आर्टिकल 22 का हनन हो गया, ठीक है नहीं। आर्टिकल 22 का हनन हुआ और आप इस चीज़ को आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में याचिका डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर 5 प्रकार की रिट जारी करेगी। और 5 प्रकार की रिट में भी कौन सी रिट जारी करेगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय उन पुलिस पर्सन को ये आदेश देगा, पुलिस अथॉरिटी को, कि इस व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने उपस्थित कीजिए 24 घंटे के अंदर, ठीक है नहीं। और ये आपको जो संरक्षण मिला है वो इसलिए मिला है कि गैर कानूनी बंदी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति
हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक है नहीं, मतलब जो गैर कानूनी रूप से पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है, उसके विरुद्ध जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये एक उदाहरण है, ठीक है नहीं। यह रिट बलपूर्वक हिरासत में जो ले लिया जाता है उसके विरुद्ध जो भी अथॉरिटी होती है, सार्वजनिक प्राधिकरण होता है या व्यक्तिगत, दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया किसी व्यक्ति को, लेकिन सपोज करो किसी ने, अन्य व्यक्ति ने उसे बंदी बना कर रखा है, और अन्य व्यक्ति ने बंदी बना कर रखा तो उस व्यक्ति का वकील या कोई भी घर परिवार का अदालत में जाकर मतलब याचिका दे सकता है कि हमारे घर के मेंबर को फला व्यक्ति द्वारा बंदी बनाकर रखा हुआ है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को ये रिट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को आपने अपने कंट्रोल में रखा है उस व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। समझ में आ रही बात? मतलब है जी इसका, ये क्लियर हुआ। उसके बाद यह रिट जारी मतलब तब जारी की जाती है जब हिरासत कानून सम्मत हो। यह रिट तब जारी नहीं की जाती अगर आपके पास कानूनों के हिसाब से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो फिर इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है नहीं। या फिर जब कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के खिलाफ हुई हो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने विधानमंडल की या न्यायालय की अवमानना की है, ठीक है नहीं, तो उसकी अवमानना के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है, तो फिर ये रिट जारी नहीं की जाएगी, ठीक है नहीं। क्योंकि न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं मतलब ये दो बार लिखा हुआ है। न्यायालय के द्वारा जो हिरासत है वो न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर होगी। कब? जब आपके पास विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, ठीक है। तो हमने ये सीखा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी की जाती है? बलपूर्वक हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सशरीर कोर्ट के सामने उपस्थित करना, हमारे सामने उपस्थित होना, ठीक है नहीं। ये व्यक्ति को जो है बलपूर्वक हिरासत के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है, व्यक्तिगत सुरक्षा देती है। और अगर किसी विधानमंडल ने या न्यायपालिका की अवमानना के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो ये रिट जारी नहीं होगी। या फिर कानून के सम्मत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो ये रिट जारी नहीं होती। दूसरी आती है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है इंग्लिश में कि आपके पास मैंडेमस, और हिंदी में होता है हम आदेश देते हैं। ये रिट कब जारी की जाती है? ये रिट जब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी आपके पास उस कार्य को जो उसका दायित्व है उसे नहीं करता, तब उस सार्वजनिक अधिकारी को ये रिट जारी की जाती है कि आपकी जो ड्यूटी है आप उसे सही से निभाइए, ठीक है नहीं, तब ये रिट जारी की जाती है। आया समझ में? क्लियर हुआ ये परमादेश? यानी कोर्ट उस व्यक्ति को मतलब ये रिट जारी करता है कि जो आपकी ड्यूटी है तो आप इस ड्यूटी को क्यों नहीं निभा रहे हैं, ठीक है नहीं, आदेश जारी करता है कोर्ट। और ये जो रिट होती है परमादेश वो किसे किसे जारी की जा सकती है? कोई सार्वजनिक निकाय है, यानी गवर्नमेंट का कोई निकाय है या निगम है, या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध भी आपके पास, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय है कोई, ठीक है नहीं, उसके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है यह रिट। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकरण है सरकार के विरुद्ध, तो उनके विरुद्ध यह रिट जारी की जा सकती है, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं देखता हूँ कि सीक्वेंस से सही से है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपके पास परमादेश जारी क्यों की जाती है? परमादेश जारी इसलिए की जाती है अगर कोई व्यक्ति जो उसका कार्य है उसे नहीं कर रहा, ठीक है नहीं। मान लो सपोज करो कि तुम किसी कार्यालय में जाते हो और वो अधिकारी उस सिग्नेचर करने के लिए अधिकृत है और वो आपको टरका रहा है बार बार, आपके काम हस्ताक्षर ही नहीं करके दे रहा आपके फॉर्म पर, तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि ये व्यक्ति इस चीज़ के लिए अधिकृत है लेकिन ये मतलब हस्ताक्षर नहीं कर रहा, ठीक है नहीं।
तो ये मेरा जो मूल अधिकार है आपके पास, जो भी जिस आपका पेपर जिससे भी संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या आपके पास जाति का सर्टिफिकेट हो या कुछ भी सर्टिफिकेट हो, तो आप कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट फिर उस अधिकारी को आदेश देगा कि हम आदेश देते हैं कि आप अपनी ड्यूटी को सही से निभाइए, जिस काम के लिए आप हैं उस काम को कीजिए। और ये रिट जारी किसके, जो कोई भी गवर्नमेंट का सार्वजनिक निकाय है, निगम है, अधीनस्थ न्यायालय है, प्राधिकरण है, यानी कि आपके पास ट्रिब्यूनल जो होते हैं, या समान उद्देश्य रखने वाली कोई भी संस्था है सरकार की, उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है। ठीक है नहीं। जैसे आपके पास यह रिट किसी व्याद्री, ये आपके पास ये पता नहीं लिखा हुआ है, यानी किसी निजी निकाय यानी प्राइवेट कोई संस्था है आपके पास, उसके विरुद्ध, या कोई गैर संवैधानिक विभाग है, यानी कि संविधान में उसका जिक्र नहीं है आपके पास, संविधान में उसके बारे में कोई बात नहीं है वो, या फिर कर्तव्य विवेकाधीन, ठीक है नहीं, यानी कि अपने कर्तव्य के अनुसार कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा, संविदा पे है वो व्यक्ति लेकिन अपने कर्तव्य के अनुसार कोई काम नहीं कर रहा, उनके विरुद्ध ये जारी की जा सकती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है नहीं, जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं इस समय, उनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। मतलब ये रिट किन किन के विरुद्ध जारी की जा सकती है, राष्ट्रपति के विरुद्ध भी और राज्यपाल के विरुद्ध भी। लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, जो वर्तमान में इसमें जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्तमान में पद पर हैं, उनके विरुद्ध इसे जो है जारी नहीं किया। और एक मिनट सुनिए, ये जो ना थोड़ा सा इन्होंने कन्फ्यूजन कर रखा है। यह रिट कोई निजी निकाय यानी कोई भी निजी प्राइवेट संस्था है, या कोई ऐसा निकाय जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, या फिर ये जो विभाग हैं जब कर्तव्य विवेकाधीन हों, यानी अपने कर्तव्य के अनुसार नहीं कर रहे हों, या फिर अपने जो उनके दायित्व हैं उन्हें लागू करने के विरुद्ध, या राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो इस समय कार्यरत हैं उनके विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जा सकती। मतलब इन सारे लोगों के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जा सकती। निजी निकाय के विरुद्ध, कोई गैर संवैधानिक विभाग के विरुद्ध, या कोई जैसे आपके पास राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध, या उच्च न्यायालय का जो वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीश है उसके विरुद्ध, मुख्य न्यायाधीश के, इनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जाएगी। ऊपर जो लिखे हुए हैं इनके खिलाफ ये रिट जारी की जाएगी। क्लियर हुआ ये आपको? क्यों भैया आपके पास? ठीक है। उसके बाद अगली रिट है आपके पास प्रतिषेध। क्या है अगली रिट? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना या मना करना। ये सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय कब जारी करता है? ये रिट जो है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर जो न्यायिक कार्य करने के रोकने के लिए जारी की जाती है। केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। मतलब प्रतिषेध रिट जो है वो मान लो कोई भी नीचे के न्यायालय हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर जाकर काम कर रहे हैं, ये उच्च न्यायालय द्वारा या सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक है नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी निचले न्यायालय को जारी कर सकता है। तो उच्च न्यायालय द्वारा ये अधीनस्थ न्यायालय जो हैं उन्हें जारी करता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये क्यों जारी की जाती है कि उच्च न्याय मतलब आपके पास जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अपने जो सीमा क्षेत्र से बाहर रहकर कार्य कर रहे हैं, यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले को देख रहे हैं, तो उस जो प्रक्रिया है उसे रोकने के लिए रिट जारी की जाती है। और ये रिट जारी कोई न्यायिक संस्था या अर्धन्यायिक प्राधिकरण है उनके विरुद्ध जारी की जाती है। यानी या तो कोई न्याय से संबंधित काम कर रहा है जैसे कोर्ट हैं वो, या कोई अर्धन्यायिक प्राधिकरण है यानी कि जिस प्राधिकरण को न्यायिक निर्णय लेने का भी अधिकार है, उनके विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है। मतलब तुम यही समझो कि अधीनस्थ न्यायालयों में जो मामले चल रहे हैं उसमें जो अधीनस्थ न्यायालय अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे रहा है कोई मतलब न्यायालय, तो उस निर्णय को रोकने के लिए प्रतिषेध जारी की जाती है। प्रतिषेध का मतलब ही होता है रोकना से, ठीक है नहीं। उसके बाद जो रिट जारी की जाती है, एक मिनट रुकिए जरा।
उसके बाद रिट जारी की जाती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। ये रिट जब जारी की जाती है जब निर्णय दे चुका होता है, निचला कोर्ट किसी मामले पर जब निर्णय दे चुका होता है तो उस मामले को रद्दी करने के लिए रिट जारी की जाती है, ठीक है नहीं, या उस मामले को अपने यहाँ ट्रांसफर कराने के लिए रिट जारी की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या फिर अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे पत्र जारी कर सूचित किया जाता है कि ये जो मामला आपके यहाँ है, एक काम कीजिए, आप इसे हमारे यहाँ स्थानांतरित कर दीजिए, या तो स्थानांतरण के लिए, ठीक है नहीं। यह निवारक और सहायक दोनों तरह का है। ये जो उत्प्रेषण यानी निवारक भी है, कोई अगर निर्णय दे चुकी है कोर्ट, ठीक है नहीं, तो उसे रद्द भी कर देगी ये रिट, इसके माध्यम से अपने पास बुला लेगा न्यायालय जो मामला है। और सहायक भी इसलिए है क्योंकि जो स्थानांतरण के लिए मामला जो वहाँ पेंडिंग है और हाई कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये मामला इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो अपने यहाँ ट्रांसफ़र के लिए उसे बुला लेगा मामले को, मतलब मामले को देखने के लिए। और अगर निर्णय दे चुका है तो फिर उस निर्णय को रद्द करने के लिए या उस पर विचार करने के लिए तो भी केस को अपने यहाँ बुला लेगा, ठीक है नहीं। न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ये जारी की जाती है। 1991 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है जब प्रशासनिक अधिकरण व्यक्ति के अधिकार पर प्रभाव डालता है। अगर कोई भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास संस्था है, कोई प्रशासनिक अधिकरण ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, अगर वो व्यक्ति के अधिकारों पर प्रभाव डाल रहा है तो उसके विरुद्ध भी, यानी कि न्यायिक और अर्धन्यायिक के विरुद्ध तो जारी की जा सकती है, लेकिन अगर कोई प्रशासनिक प्राधिकरण व्यक्ति के अधिकारों पर प्रभाव डाल रहा तो उसके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, ठीक है नहीं। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक। वो केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक के विरुद्ध जारी की जाती है प्रतिषेध, लेकिन यहाँ प्रशासनिक अधिकरण भी शामिल हो गया है। ये बातें याद रखने वाली होती हैं। अगली जो रिट है 5वीं, वह अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, यानी कि किस अधिकार से। जब आपके पास न्यायालय क्या काम करता है, जब कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी करता है। न्यायालय अगर कोई मान लो सपोज करो अधिकारी है नीचे के और वो ज़बरदस्ती जो है अपना प्रमोशन मतलब खुद बड़ा पद ले लेता है, तो उसके खिलाफ जब जारी की जाती है रिट तो न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से कुर्सी पर बैठे हैं या आप किस अधिकार से इस पद को लिए हुए हैं, ठीक है नहीं। तो सार्वजनिक कार्यालय में जो दायर अपने दावे के जांच के लिए कि आप बताइए कि आप किस अधिकार से आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो तब ये न्यायालय जो है जारी करता है। व्यक्ति द्वारा जो लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण के लिए, यानी अगर किसी व्यक्ति ने जो पब्लिक कार्यालय हैं या सरकारी कार्यालय हैं उसमें जो पद हैं उस पर अपना कब्जा कर लिया है तो उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है। न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद के योग्य हैं या किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। समझ में आ रही बात। उसके बाद सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में ये जारी नहीं किया जा सकता। जो सार्वजनिक कार्यालय हैं यानी गवर्नमेंट के यहाँ व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध, देखो अवैध अनाधिकरण के खिलाफ ही है ये, ठीक है नहीं। लेकिन जो सार्वजनिक कार्यालय हैं यानी कि गवर्नमेंट के जो कार्यालय हैं, अगर कोई व्यक्ति लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकरण ग्रहण करता है यानी जाके अपना पद ग्रहण कर लेता है तो ये उसे रोकने के लिए है। लेकिन सार्वजनिक कार्यालय के मामले में अगर मान लो कोई पदोन्नति होती है तो उस मामले में ये रिट जारी नहीं की जा सकती, ठीक है नहीं। किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी की जा सकती है, जरूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही जारी किया जाए। मतलब ये जो रिट है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति लगा सकता है कि बोले साहब ये व्यक्ति जो है इस पद पर मतलब इनने कब्जा कर रखा है जबकि ये योग्य नहीं है इस पद के, या इसने जबरदस्ती अधिग्रहण किया है इस पद का। तो ऐसा नहीं कि पीड़ित व्यक्ति ही याचिका को डाले, कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति भी जो है पीड़ित व्यक्ति की ओर से याचिका डाल सकता है। क्यों? क्योंकि जो PIL
का आपके पास कंसेप्ट आया है, ठीक है नहीं, तो उसमें वो किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आपके पास डाली जा सकती है, ये ज़रूरी नहीं पीड़ित व्यक्ति हो। और जो आपके पास याचिका का जो प्रावधान है, जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है नहीं। पब्लिक लिटिगेशन जो आपके पास डाली जाती है, उसके लिए पहले ज़रूरी था कि जो पीड़ित व्यक्ति है वही डालेगा, लेकिन अब जो आपके पास अन्य कोई व्यक्ति भी डाल सकता है उस व्यक्ति की ओर से। अब आगे आपका अनुच्छेद है 33। 32 तक अपना सब कंप्लीट हुआ। अब 33 अनुच्छेद है। 33 अनुच्छेद क्या कहता है, वो सशस्त्र बलों से संबंधित है, ठीक है नहीं। 33 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि जो सशस्त्र बल हैं, यानी कि आर्मी वगैरह के या अर्धसैनिक बल हैं, सीआरपीएफ वगैरह के, ठीक है नहीं, या पुलिस है या खुफिया एजेंसियां हैं, इन बलों के जो मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। यानी कि संसद जो है इन लोगों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि सैनिकों को जो है बहुत सारे जो सामान्य नागरिक को मूल अधिकार मिलते हैं वो सैनिक को नहीं मिलते। यानी सैनिक पब्लिकली कुछ नहीं बोल सकता अपने उसके बारे में, सेना के बारे में, कुछ भी बारे में। युक्तियुक्त प्रतिबंध कौन लगाता है, संसद को यह अधिकार दिया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि समुचित कार्य करने और उनके बीच जो है अनुशासन बनाए रखने के लिए। सेना में जवान को मीडिया के सामने कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अगर मीडिया के सामने जाकर बोलता है तो वो अनुशासनहीनता के अंदर आएगा, और आम व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है मीडिया के सामने। तो इसलिए जो 33 अनुच्छेद है, ये जो सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके मूल अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है इसमें अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की जो पावर है वो किसे दी गई है, संसद को। अब यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इसमें से कौन सी संस्था मतलब सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों को क्या कर सकती है, आपके पास प्रतिबंध लगा सकती है। तो आपके पास कार्यपालिका, विधायिका, केंद्र के संदर्भ में पूछ लेगा वो, या संसद, ठीक है नहीं, राज्य विधानसभा, इस टाइप से पूछ लेगा। तो आपको याद रखना संसद को यह अधिकार है, राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार नहीं है, ठीक है नहीं। और संसद ने जो भी कानून बनाएगी संसद, उसे किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि संसद ने सशस्त्र बलों के जो मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है, तो उसे इस आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि माय लॉर्ड, कोई भी सैनिक नहीं जा सकता न्यायालय कि ये मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि जब सेना में एंट्री होती है तभी सारी चीज़ें पहले से क्लियर होती हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद अनुच्छेद 33 के तहत जो है निर्मित जो संसदीय कानून है 33 के तहत, जहां एक मूल अधिकार को लागू करने का संबंध है, वो है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल को बोलते हैं सैन्य कानून, ठीक है नहीं, के तहत स्थापित अधिकरणों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र से बाहर करता है। यानी कि जो कोर्ट सेना सैन्य कानून, सेना की अलग अदालत होती है जिसे कोर्ट मार्शल बोलते हैं। अगर कोई भी सैनिक, ठीक है नहीं, अगर कोई भी सैनिक जॉब में रहते हुए कोई अगर गलत काम करता है तो फिर उसे जो उस पर जो केस चलता है वो कोर्ट मार्शल में चलता है। वो कहते हैं ना कोर्ट मार्शल हो गया इसका, वो सैन्य अदालत अलग है, वो फिर उसे सज़ा सुनाती है, जेल की भी सज़ा हो जाती है, ठीक है नहीं, वहाँ पर अपने जेल में रखने की। और अगर कोई सैनिक या छुट्टियों पर घर आया हुआ है तो फिर उस पर वही नियम लागू होंगे जो एक आम नागरिक पर लागू होते हैं। अगर उसने किसी के साथ मारपीट करी है तो उसे जो सिविल कानून है जो आम नागरिक पर लागू होते हैं उसके तहत ही उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर वो फौज में है ऑन ड्यूटी तो ऑन ड्यूटी उस पर कोर्ट मार्शल चलेगा। समझ में आ रही बात? क्यों भी, क्या नाम है तुम्हारा? सिंपी।
ये चीज़ समझ में आई। अब तुम जब ये बात जान गए ना, तो जो कोई आर्मी का या वैसे बंदे हैं तुम्हारे यहाँ, तो तुम उससे अब आराम से किसी मुद्दे पे बात कर सकते हो, कोर्ट मार्शल पे बात कर सकते हो, आप अनुज उसके मूल अधिकार के उस पर बात कर सकते हो, या नहीं। तो यूपीएससी की तैयारी करने के बाद माइंड खुल जाता है, उसके बाद आप कहीं भी हो, हर जगह अपने आप को जोड़ लो किसी मुद्दे से। अनुच्छेद देखो 34 क्या कहता है। अनुच्छेद 34 ये कहता है कि जब कहीं भारत में मार्शल लॉ, कोर्ट मार्शल और मार्शल लॉ अलग है। कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत है, और मार्शल लॉ जो है वो सैन्य कानून है, मतलब सैन्य कानून है एक प्रकार का। जो अनुच्छेद 34 के तहत जो है, अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लागू है, यानी सेना का कानून लागू है, तो वहाँ पर मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। संसद जो है उस क्षेत्र के लिए उनके जो व्यक्ति हैं नाम नागरिक, उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। किन क्षेत्रों में? जिन क्षेत्रों में आपके पास मार्शल लॉ लागू है या सैन्य कानून लागू है। आ रही बात समझ में? और संसद को यह अधिकार देता है, ये अनुच्छेद 34, कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखने या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ क्षेत्र में जारी आदेश को वैधता प्रदान करता है। यानी कि ये संसद को यह भी अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति ने उस दौरान, जिस दौरान मार्शल लॉ लागू हुआ है, ठीक है नहीं, कार्य किया है या कोई व्यवस्था बनाने में, आपके पास बरकरार रखने में या पुनर्निर्मित करने में उसने कुछ काम किया है, तो संसद कोर्ट मार्शल वाला मतलब जो क्षेत्र है में जारी आदेश को वैधता प्रदान करेगा। यानी कि अगर कोर्ट मार्शल जिस क्षेत्र में लगा हुआ है, वहाँ व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की व्यवस्था को, यानी जो व्यक्ति ने कार्य किया उस व्यवस्था को अगर बरकरार रखना है या फिर उसे पुनर्निर्मित करना है, और ऐसा कोई आदेश वहाँ जारी कर दिया जाता है, तो उस आदेश को वैधता कौन देगा? कोर्ट देगी, वो संसद देगी, ठीक है नहीं। मान लो सब कोर्ट मार्शल वाला जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में कोर्ट मार्शल कह रहा, मार्शल लॉ जिस क्षेत्र में लगा हुआ कानूनी मतलब सैन्य कानून, उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, कोई व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था को बरकरार रखना, यानी कि जो मार्शल लॉ जिस क्षेत्र में लगता है ना मार्शल लॉ या सैन्य कानून, उस क्षेत्र में ये काम समझो आप कि फिर सेना का कानून चलता है। फिर वहाँ जो चीज़ एक्यूरेट है तो वो होगी। जैसा अभी क्या होता है, सड़क पर लोग पान खाते हैं और थूक देते हैं। अगर जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है ना, और वहाँ पर ये नियम है कि पान खाकर थूकना नहीं है सड़क पर, और अगर किसी व्यक्ति ने पान खाकर थूक दिया सड़क पर, तो उसके पीछे जो है डंडे पड़ेंगे। सेना जो है अपने कानून का बहुत सख्ती से पालन करवाती है। अगर दीवार पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, और लोग फिर भी वहाँ पेशाब कर रहे हैं अगर, तो मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में उन्हें पता चल जाएगा, दोबारा वो अपने बच्चों से भी कह देंगे कि बेटा कहीं ऐसा लिखा हुआ हो तो वहाँ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो सेना का कानून बड़ा सख्त होता है, और सेना फिर ये नहीं देखती है कि क्या है, वो तो कानून के हिसाब से काम करती है फिर, ठीक है नहीं। मार्शल लॉ की अवधारणा हमने अंग्रेजों के कानून से ली, और मार्शल लॉ का तात्पर्य होता है सैन्य शासन से, ठीक है नहीं। सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को बहाल करने के लिए, अगर मान लो ये मार्शल लॉ किन क्षेत्रों में लगाया जाता है? जिन क्षेत्रों में अशांति होती है, जैसे कश्मीर है, अगर वहाँ आतंकवाद ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ मार्शल लॉ लगाया जाएगा, सैन्य कानून, सैन्य शासन। और जब जिन क्षेत्रों में सैन्य शासन लगता है, वहाँ सेना को एक अलग पावर मिल जाती है, वो बिना जानकारी के तुम्हारे घर की तलाशी ले सकते हैं मतलब आर्मी वाले। अगर आर्मी को शक है कि इस घर के अंदर कोई आतंकवादी है, तो आर्मी वाले उस घर को ही उड़ा देंगे, ठीक है नहीं। तो एक प्रकार से जो है सेना को एक अलग पावर मिल जाती है जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ होता है।
ये क्या होता है, जो हिंसा वाले क्षेत्र होते हैं ना, बहाल स्थिति सामान्य प्रशासन स्था जो आपके पास बहाल करने की वो रहती है। और ये जो मैंने आपको बात बताई ना, ये आसपा एक्ट वाली बात है, घर को उड़ा देना, ये सारी चीज़ें। मार्शल लॉ में क्या होता है कि जो नागरिक प्रशासन है उसे बहाल किया जाता है। ये एक्टिविटी मुश्किल से की जाती है, बहुत मुश्किल से, पावर तो होती होगी क्योंकि शांति बहाली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जिन क्षेत्रों में आसपा एक्ट लगा हुआ होता है, सैन्य मतलब सेना को विशेष अधिकार है उन क्षेत्रों में, सैन्य कानून है उन क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों में जैसे कश्मीर वगैरह में सेना को अगर डाउट है कि इस घर के अंदर आतंकवादी है तो सेना उसे उड़ा सकती है, उड़ाती भी है। सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानून के तहत संचालित किया जाता है। जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा होता है वहाँ कानून प्रशासन को बहाली करने के लिए फिर सेना क्या काम करती है, जो भी जिले का आपके पास प्रशासन है उसे सेना के कानूनों के हिसाब से चलाती है, और वहाँ पर जो साधारण कानून होते हैं, नॉर्मल कानून, वो निलंबित हो जाते हैं, और सरकारी कार्य जो हैं जो सारे वो सेना के पास चले जाते हैं। मतलब डीएम वगैरह के इनके सारे जो कार्य हैं आपके पास, जो पावर है इनकी, ठीक है नहीं, वो सब किसके पास चले जाएगी, सैन्य अधिकारियों के पास चली जाएगी। सेना के हिसाब से फिर जिले का प्रशासन चलेगा, सेना जैसे चलाना चाहेगी। आरी बात समझे? सेना ने कह दिया कि ये यहाँ से मतलब सुल्तानपुर की सीमा में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आना चाहिए, कोई बाहरी नेता या कुछ भी, तो वो जा नहीं सकता फिर अंदर। मार्शल लॉ जो है वो घोषित होने पर संविधान में किसी विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में किसी विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है कि कोई विशेष मार्शल लॉ लागू होगा तो कोई विशेष प्राधिकरण बनाया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है नहीं। अनुच्छेद 34 ये कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में ये मार्शल लॉ या सैन्य कानून है उसे लागू किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 क्या कहता है, वो आपके पास संसद को कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति देता है। यानी कि अगर संसद चाहती है तो कुछ मूल अधिकारों को किसी क्षेत्र में प्रभावी बना सकती है, ठीक है नहीं, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति, न कि राज्य विधानमंडलों को। यानी कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की जो शक्ति है अनुच्छेद 35 के तहत वो किसे है, संसद को। और यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भारत में जो मूल अधिकार हैं और दंड एवं उनके प्रकारों में एकता है। यानी कि ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 35, इसके अंतर्गत जो है संसद को यह अधिकार है कि किसी क्षेत्र में मूल अधिकारों को प्रभावी बनाए। और यह जो प्रावधान है वो यह दिखाता है कि भारत में जो मूल अधिकार हैं या फिर जो दंड है या उसके दंड के प्रकार हैं उनमें एकता है, ठीक है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल अधिकारों के प्रकार हैं या जो दंड के प्रकार हैं उसमें एकता का मतलब ये है कि अनुच्छेद, ये जो मूल अधिकारों के संदर्भ में आपके पास पावर किस है, संसद को। और जिस क्षेत्र में आपके पास मूल अधिकारों को निलंबन किया जाना है, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाया जाना है, उस क्षेत्र में जो दंड है या दंड के प्रकार है उसे कौन डिसाइड करेगा, वो आपके पास संसद ही डिसाइड करेगी उस क्षेत्र में, ठीक है नहीं। जिस क्षेत्र में आपके पास मूल अधिकारों को प्रावधान मतलब प्रभावी बना रही है संसद, तो उनके उल्लंघन या जो भी है, ठीक है नहीं, उस बारे में जो दंड है या उस क्षेत्र में जहाँ पर मार्शल लॉ लागू हुआ है, ठीक है, उस क्षेत्र में दंड की जो व्यवस्था है वो जो पावर है वो संसद के पास है। संसद के पास पावर है, राज्य विधानमंडलों के पास पावर नहीं है। कुछ रोजगार हैं या नियुक्तियों के लिए निवास की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 16 में आपके पास दी हुई है कि अगर आपके पास नियुक्तियों में निवास संबंधी व्यवस्था राज्य डाल सकते हैं। ये फिर दोबारा आने लगे क्या? कुछ देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, देख लेना। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकते, ये कहा गया है अनुच्छेद 32 में, ठीक है नहीं। निवास संबंधी व्यवस्था की कहा है अनुच्छेद 16 में।
ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि एकता इसलिए बताई गई है यहाँ पर, मूल अधिकारों और दंड और उसके प्रकारों में एकता, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत ही ये जो अनुच्छेद 35 है इसके अंतर्गत ही जो है आपके पास जो 16(3) है आर्टिकल, या 32(3) है, या 33 है, 34 से संबंधित मामले जो हैं वहाँ भी आपके पास संसद कानून बना सकती है, और मूल अधिकारों से संबंधित मामलों में संसद कानून बना सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों या दंड या उनके प्रकारों में एकता की बात करना। एक देखो, ये सशस्त्र बल है, पुलिस बल है, उनके सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकती है? संसद। किस अनुच्छेद के तहत? 33 के तहत, ठीक है नहीं। उसके बाद हम देखते हैं, ये चीजें क्लियर हो रही हैं भाई आपकी? क्यों भैया नहीं सर सिंपी? किसी भी आपके पास सरकारी कर्मचारी है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान उसने जो भी कार्य किए हैं, ठीक है नहीं, उसके कार्य के लिए जो क्षतिपूर्ति देने का अधिकार है वो किसे है? संसद को है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है और उसमें किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो उसके कार्य के लिए क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का मतलब जो भी उसका नुकसान हुआ है, जो भी उसने कार्य किया है, ठीक है नहीं, क्षतिपूर्ति देने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। और किस आर्टिकल के तहत? 34 के तहत। संसद के पास जो है मतलब ये संसद के पास राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है मूल अधिकारों के तहत दंडित करने का। देखो इसी संदर्भ में वो बातें कही गई थी कि मूल अधिकार और दंड देने के जो प्रकार हैं उनमें एकता है। क्यों एकता है? क्योंकि संसद ही काम कर रही है सारी, कि यानी कि मूल अधिकारों के मामलों में जो दंडित करने के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। कौन कौन से इसमें शामिल हैं? जैसे अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के अंत कराने के लिए संसद कानून बना सकती है, अनुच्छेद 17। और एक मानव दुर्व्यापार या बलात्श्रम का निषेध के विरुद्ध, ठीक है नहीं, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 जो है उपयुक्त मामलों पर कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति सुनिश्चित करता है। ये जो अभी मैंने सारे मामले आपको बताए हैं तो अनुच्छेद 35 के तहत ही इन पर कानून बनाया जा सकता है। यद्यपि इनमें से कुछ जो अधिकार हैं वो राज्य विधानमंडलों की राज्य सूची के दायरे में भी आते हैं। मतलब ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं अभी तक, अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद आपके पास 34 के तहत, 33 के तहत, ये जो मामले हैं इन पर कानून बनाने की पावर किसकी है? संसद की। और ये कानून बनाने की पावर जो संसद की है वो कहाँ से आती है? अनुच्छेद 35 से। इसी संदर्भ में ये चीज़ें बोली गई हैं कि अनुच्छेद जो 35 है, ये जो बात बोली गई है ना एकता वाली बात, वो इसी संदर्भ में बोली गई है। एक मिनट रुकिए। ये जो बात बोली गई है कि यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भारत में जो मूल अधिकार हैं या दंड या उनके प्रकारों में एकता है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकारों के संदर्भ में भी संसद कानून बना सकती है और ये जो नीचे अनुच्छेद सारे दिए हुए हैं, ये जो मामले हैं इनमें भी जो है कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। क्लियर हुआ अभी ये यहाँ तक? 35 तक हमने 12 से 35 तक सारे मूल अधिकार कर लिए। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? नहीं सर। अब देखेंगे मूल अधिकारों के कुछ अपवाद भी हैं, यानी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो मूल अधिकार मतलब मूल अधिकारों उन पर लागू नहीं होते, ठीक है नहीं, या मूल अधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है उन मामलों में। जैसे आपके पास संपदाओं यानी कि धन आदि के अर्जन करने हेतु प्रावधान करने वाली जो विधियां हैं, या अब मतलब आपके पास संपदाओं आदि के अर्जन करने हेतु प्रावधान करने वाली विधियों की व्यावृत्ति का मतलब जो बचाव है, या कुछ विधियों या नियमों का विधि मान्यकरण है, वो 9वीं सूची में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियाँ। मतलब ये कहना चाह रहा है कुछ ऐसी कानून हैं जिन पर मूल अधिकारों के प्रति संरक्षण नहीं दिया जाएगा। कौन से कानून? जैसे संपत्ति को अर्जन करने का प्रावधान है, उनमें उनके लिए जो विधियां बनाई गई हैं या बचाव जो हैं,
ठीक है नहीं, संपत्ति को अर्जन करने के लिए, यानी कि लोग जो पैसा इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक है नहीं, तो अर्जन करने हेतु जो प्रावधान करने वाली विधियां हैं उनके बचाव में जो आपके पास हैं विधि बनाई गई हैं संपत्ति के अर्जन के बचाव में, तो वो विधि या फिर कुछ ऐसी विधियां या विनियमन, उनका विधि मान्यकरण, यानी कि कानून की दृष्टि से वो विधियां सही हैं आपके पास, विधि मान्यकरण है उनका, या फिर 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून। अगर कोई कानून नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उस पर जो है मतलब आर्टिकल जो 19 है उसके आधार पर या आर्टिकल 14 के आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है नहीं, संपत्ति के अर्जन हेतु जो विधि बनाई गई है उसका बचाव, ठीक है नहीं, वो मूल अधिकारों के आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, या कुछ विधियों या विधि विनियमों का विधि मान्यकरण है, या फिर 9वीं अनुसूची में डाले गए वो कानून जो नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3-4 बातें हैं जिन्हें मूल अधिकारों से संरक्षण मिला हुआ है। और देखते हैं और कौन सी बात है। अब मूल अधिकारों की आलोचना क्यों की जाती है मूल अधिकार को? क्योंकि मूल अधिकारों में ये कहा जाता है कि ये अत्यधिक व्यापक या अत्यधिक सीमाएं कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं है, स्पष्टता का अभाव है, यानी कि ये जो है इस पर अत्यधिक सीमाएं भी हैं। यानी कि एक साइड तो आप कह रहे हो ये मूल अधिकार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को आपके पास प्रभावी बनाते हैं, ये दुनिया भर की चीज़ें कह रहे हो, और एक साइड आप उन पर युक्त प्रतिबंध भी लगा रहे हो, ठीक है नहीं। तो उस दृष्टि से देखें कि इस पर जो सीमाएं लगाई गई हैं, जो युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, उस दृष्टि से इन्हें ये जो है सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं कहे जा सकते। और फिर इनमें स्पष्टता का अभाव है, इन अधिकारों में स्थायित्व का अभाव है, संसद कभी भी परिवर्तित कर सकती है, कहीं आपातकाल में कुछ अधिकार खत्म हो जाते हैं, कुछ अधिकार रह जाते हैं, तो ये स्थायित्व का भी मतलब आपके पास अभाव है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, बस अनुच्छेद 20 और 21 बचे रहते हैं आपातकाल में, आर्टिकल 20 और 21, बाकी सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है नहीं। उपचार निवारक महंगा उपचार मूल अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाने का तो है व्यवस्था, हाई कोर्ट में भी जाने की है, लेकिन आप ये बताइए कि आम व्यक्ति बेचारा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका डाल सकता है? अभी आप इनके उपचार के लिए ही इतना महंगा है। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट कहाँ है आपके पास? दिल्ली में। अब किसी मान लो तमिलनाडु के व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ तो कहाँ जाएगा? अगर उसे सुप्रीम कोर्ट में डालना हो तो पहले तमिलनाडु से सुप्रीम यहाँ आएगा दिल्ली डालने के लिए, या अपने यहाँ की हाई कोर्ट में डालना हो, क्योंकि 2 ही कोर्ट में इसके खिलाफ सुनवाई हो सकती है, या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो जो चेन्नई आपके पास उच्च न्यायालय है तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा उसे, तमिलनाडु वाले। तो इतना भारत इतना अभी काफ़ी गरीबी भी है, भारत में काफ़ी पिछड़ापन भी है, तो बेचारे आम व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कैसे अपने अधिकारों का संरक्षण करेंगे? पढ़े लिखे भी नहीं कर पाते। कोर्ट जाना कौन चाहता है, ठीक है नहीं। इसलिए जो है ये आपके पास प्रतिमान दर्शन नहीं है, यानी कि ये एक ऐसा अच्छा एक कंसेप्ट मतलब दर्शन नहीं है ये आपके पास मूल अधिकार का, ठीक है नहीं। नो कंसिस्टेंस है आपके पास, फिलॉसफी है ये, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये स्थायी रहे लगातार, इनमें कोई वो ना हो परिवर्तन। इसमें जो है ये स्थायी भी नहीं है, स्पष्टता के अभाव है, आपातकाल में स्थगन भी हो जाता है इनका, फिर इन्हें लागू कराने का उपचार बड़ा महंगा है, और चूंकि इन पर बहुत सारी सीमाएं हैं तो सामाजिक आर्थिक अधिकार भी नहीं कहा जा सकता इन्हें, ठीक है। तो ये इसकी आलोचना है। अगर आए मूल अधिकारों को आलोचना में वर्णन कीजिए तो आप ये आलोचनाओं को नंबर 1 नंबर 2 करके डाल देंगे कि व्यापक सीमाओं के कारण आर्थिक और सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं कहा जा सकता, स्पष्टता का अभाव है, स्थायित्व का अभाव, इस तरह से पॉइंट वाइज डाल दोगे। अब मूल अधिकारों का महत्व क्या है, ठीक है नहीं।
कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। चलो भले ही सीमाएँ हैं, बहुत सारी आलोचनाएँ हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस एक तो यही है कि देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी ये आधारशिला है, ठीक है नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं। व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, सुनिश्चित कराते हैं। राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत करते हैं और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में इनका महत्व है। व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए इनका महत्व है, ठीक है नहीं, ये बात। अब आप देखते हैं कि जो भाग 3 है जिसमें मूल अधिकार दिए हुए हैं, उससे अतिरिक्त ऐसे कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं, जो मूल तो नहीं है लेकिन हाँ अधिकार है, नागरिकों को दिए हुए अधिकार हैं, ठीक है नहीं। मूल तो नहीं है क्योंकि भाग 3 में होते, मूल होते तो वो उनसे अलग है। जैसे विधि के प्राधिकरण के बिना करारोपण का अधिरोपण न किया जाना, यानी कि अनुच्छेद 265 ये कहता है, जो संविधान के भाग 12 में है, कि सरकार बिना किसी कानून के कर नहीं लगा सकती। कर लगाने के लिए उसे कानून बनाना होगा। कानून बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में उस पर व्यापक चर्चा होगी। फिर संपत्ति का अधिकार, विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 300 के भाग 12, यानी एक अधिकार ये भी है कि सरकार किसी कानून के माध्यम से ही व्यक्ति को संपत्ति से वंचित कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जाओ निकलो घर से, तुम ये संपत्ति अब हमारी है रोड के किनारे की, किसी कानून के माध्यम से ही। और तीसरा है 301, ठीक है नहीं, ये क्या कहता है, ये संविधान के भाग 13 में है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जो व्यापार है या वाणिज्य है या समागम की जो स्वतंत्रता है उसकी बात करता है। ये भी एक अधिकार है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है, वहाँ व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य या समागम, ठीक है नहीं, कोई भी आने जा सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद तो ये याद रख लेना आपके पास, एक बार फिर देख लीजिए। आर्टिकल आपके पास 265, आर्टिकल 300 के और आर्टिकल आपका 301। मूल अधिकारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। ये ही अपने आप में क्वेश्चन भी हैं, ठीक है नहीं, पीसीएस के लिए भी, आईएएस के लिए भी, कि मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। ये बाध योग्य हैं, यानी कि इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है। ये राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर जो आर्थिक जो आपके पास न्याय है उसकी प्रबंध नीति निर्देशित तत्वों में है, आर्थिक सामाजिक न्याय का, और राजनीतिक न्याय जो करते हैं वो मूल अधिकार करते हैं। कानूनी या विधिक निर्बंधन है, ये राज्य सरकार के विरुद्ध हैं, और राज्य सरकार के विरुद्ध ये एक प्रकार का आपके पास ये प्रतिबंध है, एक प्रकार का राज्य सरकार के विरुद्ध, यानी राज्य सरकार से सुरक्षा देते हैं। व्यक्तिगत है आपके पास, क्योंकि हर व्यक्ति को मिले हुए हैं। मूल अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, ये खुद प्रवर्तित होते हैं, यानी कि इनका उल्लंघन होने पर आपके पास कोर्ट इन्हें खुद एक्टिव कराता है। और कुछ मूल अधिकार तो स्वयं प्रवर्तित हैं, ठीक है नहीं, उन्हें उनके परिवर्तन कराने के लिए कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसा अनुच्छेद 32 है तो खुद प्रवर्तित है और अन्य मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है। यदि कोई कानून मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। अगर कोई कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है तो न्यायालय उसे क्या कर देगा, मतलब आपके पास असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो देखो ये मूल अधिकारों की विशेषताएं थी, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ इनकी तुलना की गई थी, ठीक है नहीं। तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है, और थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं जब तुलना की गई है तो देखो, मूल अधिकार बाध्य हो गया, यानी कि इनके उल्लंघन पर संसद में उसमें कोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान के भाग आपके पास 4 में हैं, इनके उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता, इसलिए बाध्य योग्य नहीं है। वो राजनीतिक न्याय की बात करते हैं मूल अधिकार, ये करते हैं सामाजिक आर्थिक न्याय की बात। ये अपने आप में क्वेश्चन है, लाइनें सारी पीसीएस के लिए, और आईएएस के लिए 4 लाइनों को मिला दोगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। पूछा जाएगा आपसे
कि राजनीतिक न्याय की बात कहाँ की जा रही है, तो मूल अधिकारों में। कानूनी या विधिक निर्बंधन नहीं है, यानी इनके उल्लंघन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लग सकता, ठीक है नहीं, वहाँ पर ऐसा है। इन पर लागू करना या ना लागू करना वो सरकारों की अपनी स्वयं की इच्छा है, ठीक है, कोई निर्बंधन नहीं है किसी प्रकार का। समाजवादी हैं, यानी कि समाज को केंद्र में रखकर बनाए गए हैं, स्वयं परिवर्तित नहीं है, इन्हें कानून के माध्यम से परिवर्तित कराया जाता है। अगर किसी नीति निर्देशित तत्व को परिवर्तित कराना है तो पहला सरकार को कानून लाना पड़ेगा, कानून के माध्यम से इन्हें लागू कराती है सरकार। यदि कोई कानून डीपीएसपी का मतलब नीति निर्देशित तत्वों का उल्लंघन करता है तो फिर न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन्हें न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये इनके उल्लंघन पे न्यायालय नहीं जाया जा सकता। तो अगर कोई कानून, ये संविधान में तो है नीति निर्देशित तत्व, लेकिन अगर इनका उल्लंघन करता है कोई कानून तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मूल ढांचे का पार्ट नहीं है, मूल अधिकार मूल ढांचे का पार्ट है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, उन्हें कर लेते हैं जल्दी से। तो ये अपने चैप्टर कंप्लीट हो गया मूल अधिकार का। जैसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यहाँ मैग्ना कार्टा का संबंध अधिकारों से है, तो संविधान का भाग जो आपके पास 3 है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें मूल अधिकारों का प्रावधान है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35। तीसरा है आपके पास, मौलिक अधिकारों के निलंबन के विषय में सत्य है। कौन सी बात सत्य है? कि इन्हें कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, गलत, निलंबित कर सकती है संसद। सत्य पूछ रहा है तो पहला तो गलत हो गया। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित होते हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि संसद को शक्ति है। राष्ट्रपति की इच्छा पर, ये भी नहीं। आपातकालीन की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात सत्य है, क्योंकि आपातकाल जब लगता है तो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, 358 के तहत तो आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है, और 359 के तहत जो है अन्य मूल अधिकारों को निलंबन करने के लिए या सीमित करने के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप से देखो क्वेश्चन बना के आते हैं, पीसीएस का एक पैटर्न है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद चलो 5 में तुम बताओ, मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? बाध योग्य है या अबाध योग्य है या असंशोधनीय है, या इनमें से कोई नहीं? वाद योग्य है सर। बाध योग्य है, इनके उल्लंघन पर जो है हम न्यायालय जा सकते हैं। असंशोधनीय है, ये भी गलत है, संशोधनीय है, इनमें संशोधन किया जा सकता है। यस सर। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम है, यानी मूल अधिकारों से संबंधित जो निर्णय दिए गए हैं उन्हें उनके टाइम के अनुसार हमें लगाना है। तो देखो सबसे पहला आया गोपालन स्वामी केस 1960 में, केशवानंद भारती मामला आया, और ये भी नहीं, ये 1960 में आया। गोकलनाथ मामला जो है शायद 1963 में आया। केशवानंद भारती मामला जो है 1973 में आया, 73, और उसके बाद ये 1980 में आया मिनरल मिल्स मामला। देखते हैं अब यही है क्या है इसका ऑप्शन। पहला देखो 4 फिर 1, बिल्कुल ठीक है, फिर 2 है, फिर ये। तो ये याद, जब तुम इन्हें मामला हम पढ़ेंगे ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जब हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे तो ये सारे मामले आएंगे, ये मामला ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो ये अपने आप ही डेट याद हो जाती हैं ये, ठीक। तो पहले गोपालन और मद्रास ये तो आया ही है इसमें 1960 में। केशवानंद भारती का भी जिक्र हुआ है। गोलकनाथ जो है ये मामला 63 का है। ये सब मूल अधिकारों से संबंधित मामले। इसमें क्या हुआ, इसमें मूल अधिकारों को बताया गया कि उसमें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामले में ये कहते हैं कि मूल अधिकारों में जो संशोधन किया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसमें बोला कि संशोधन किया जा सकता है लेकिन न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। मूल अधिकार जो है वो विधि नहीं है, ठीक है नहीं। गोलकनाथ मामले में और पंजाब राज्य मामले में यहाँ भी आपके पास मूल अधिकार से संबंधित एक मामला था। उसमें ये था वही न्यायिक समीक्षा वाला मामला था कि अगर अनुच्छेद 24 के तहत करके मूल अधिकारों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, इस टाइप की कुछ बातें थी, ठीक है नहीं।
मिनर्वा मिल्स मामला जो है उसमें ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत था, केशवानंद भारती मामला आया, तो मूल ढांचे के सिद्धांत को जो एक प्रकार से स्थापित किया गया वो मिनर्वा मिल्स मामले में किया गया। यानी मूल ढांचे का सिद्धांत जो आया वो केशवानंद में आया, लेकिन उसे पूर्ण रूप से जो स्थापित किया वो मिनर्वा मिल्स मामले में। किस बात ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती मामले में, क्योंकि केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संशोधन मूल ढांचे के सिद्धांत को क्या नहीं करना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और मूल ढांचे के सिद्धांत में कौन सा है? आर्टिकल 32, मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराने का अधिकार, जो खुद मूल अधिकार भी है। यानी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन अगर वो संशोधन मूल अधिकारों के असंगत है या मूल ढांचे के असंगत है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये केशवानंद भारती मामले ने कहा था। ठीक है, नहीं तो संसद मूल अधिकारों का संशोधन कर सकते हैं, ठीक बात है, बिल्कुल। और अन्य मामलों में ये नहीं कहा गया, ठीक है नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे वो आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला जो अपना टॉपिक होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपना जो टॉपिक होगा ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आज हमारा मूल अधिकार हमारा कंप्लीट हो गया। काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये और बहुत अच्छा था समझने के लिए। अब जो चैप्टर आएंगे वो इतने वो नहीं है ज़्यादा हार्ड, ठीक है नहीं। हार्ड तो ये भी नहीं था, इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। लेकिन अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इन्हें हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं और ये बताते हैं कि सरकार कैसे चलनी चाहिए, सरकार को शासन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसे जैसे भी होगा। ठीक, यहाँ तक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। और जुड़े रहिए लक्षाई स्पीशीज़ के साथ। हम इस टाइप से लगभग सारी पॉलिटी को रिवीजन करेंगे और अन्य सब्जेक्टों का भी रिवीजन करेंगे। जल्दी साइंस को लेकर आ रहे हैं, साइंस का रिवीजन करेंगे और ज्योग्राफी साइंस 2 चैप्टर, ठीक है नहीं। और यूपी करंट अफेयर को भी देख लेंगे एक बार, नहीं तो साइंस को और इसे, ठीक। यूपी स्पेशल की थोड़ी सी जानकारी भी करेंगे टाइम जैसा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों टाइम की बहुत किल्लत है। तो समय मिलना और फिर आपको समझाना ये बड़ा एक प्रकार का जो है संघर्ष चल रहा है मेरे साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।